Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Vehicle Perfect. And in this video, I am going to discuss about the value-added method from National Income Channel. Right? As you know, जैसा कि आप जानते हो, in my previous videos, हमने अपनी previous videos में अब तक क्या किया है, नेशनल इनकम से रिलेटेड 2 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वो मेथड्स कौन से थे? हमारे मेथड्स थे वो एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड किसका? टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग हम वैल्यू एडेड फाइंड करते हैं। और बेसिकली वैल्यू एडेड इज इक्वल टू किसके होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। राइट? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब है जीडीपी से, और वो जीडीपी भी किस पे? मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी किस पे? मार्केट प्राइस। सो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या? तो वैल्यू एस्टिमेट नेशनल इनकम आप हम कैलकुलेट करते हैं पहले कि भाई हमारा टोटल आउटपुट क्या है, ठीक है। क्योंकि टोटल आउटपुट से ही तो इनकम जनरेट होती है। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि टोटल आउटपुट से ही इनकम जनरेट होती है। अगर आउटपुट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इट मीन्स इनकम इंक्रीज होती है, इनकम जनरेट होती है किसी भी इकोनॉमी में। तो टोटल आउटपुट उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए 1000 यूनिट्स है। 1000 यूनिट्स जो है हमारा आपका क्या है? ये आउटपुट है, टोटल आउटपुट है। अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? जो भी प्राइस होगा। से कि ऑन एन एवरेज एक यूनिट का प्राइस 10 रुपीज़ है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, ठीक है। ये जो 10,000 रुपये है विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट की जो वैल्यू है इकोनॉमी में, जो भी आउटपुट हुआ है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसकी वैल्यू से मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए किस तरीके से हेडिंग्स आपको गिवन होंगी जब आपको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा गिवन नहीं होंगे, क्या होगा? वैल्यू या और लिख देते हैं, चलो हमारे पास काफ़ी स्पेस है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स होता है। सेल्स इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड। अगर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो भी आउटपुट था अगर वो पूरा सोल्ड हो जाए तो तब वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होगा? सेल्स के इक्वल। इसका मतलब जो सेल्स वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो शो करती है हमारे किसको? वैल्यू ऑफ आउटपुट। बट कंडीशन है इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, अगर पूरा आउटपुट सोल्ड हो जाए। अब हार्डली पूरा आउटपुट कभी सोल्ड होता है, आपको पता है। चेंज इन स्टॉक मतलब कि कई बार बच भी जाता है, अनसोल्ड सामान भी ले जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इन दैट केस, उस केस में क्या करेंगे? जिसमें कुछ सामान बिका नहीं है या आपका जो आउटपुट है वो सोल्ड नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। अगर कुछ अनसोल्ड रह जाता है, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। क्या करते हैं? सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है? ये पहले भी टर्म आई है हमारे पास। चेंज इन स्टॉक होता है इकोनॉमिक्स में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक को दिखाता है। तो ये भी तो एग्जैक्टली हमारा आउटपुट का ही है जो चेंज आया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर स्टॉक में। ये भी तो आउटपुट ही है, इसकी वैल्यू भी बताओ।
तो सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड और कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 10,000 रुपीज का, कि हमारा जो आउटपुट है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसकी जो मार्केट प्राइस है या उसकी जो वैल्यू है रुपीज में, वो कितनी है? 10,000 रुपीज। बट 10,000 रुपीज वैल्यू एडेड नहीं है, 10,000 रुपीज वैल्यू एडेड नहीं है, ये तो टोटल आउटपुट की वैल्यू है, और वो भी मार्केट प्राइस में। आपको अच्छे से पता है नेशनल इनकम किस पे आती है? फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस पे तो आती नहीं है, वैसे आपको बता दूं। ठीक है, हालांकि ये भी है कि वो कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे नेशनल इनकम मार्केट प्राइस से पूछ रहे, दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट यूजुअली व्हाइल वी यूज द टर्म नेशनल इनकम, तो दैट नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब वैल्यू एडेड नहीं है, ये केवल जो सेल्स प्लस में चेंज स्टॉक है, ये क्या है? ये केवल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, नॉट वैल्यू। तो वैल्यू एडेड क्या? वैल्यू एडेड है जब हम इसमें से 10,000 में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करते हैं, तब निकल के आएगी क्या? वैल्यू एडेड। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है? वैसे तो हेडिंग ही सजेस्ट करती है इसका नेम। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब है ये जो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो आउटपुट, जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, जितने भी गुड्स का आपने प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन में से जो भी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, यानी उन गुड्स को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स, जो भी बीच में चीजें हमने यूज की हैं, ठीक है, उन चीजों की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दो, तो वैल्यू एडेड आ जाएगा, और जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब है किसी गुड्स को बनाने के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने मार्कर का प्रोडक्शन किया, आज मार्कर की वैल्यू क्या है? 25 रुपीज है मार्केट प्राइस, बट वैल्यू एडेड नहीं 25। वैल्यू एडेड क्या होगा? इसमें कॉस्ट कितनी आई है, इसका मतलब इस मार्कर को बनाने की इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है। सपोज कीजिए इसमें इंक होती है, इंक की कॉस्ट क्या है? प्लास्टिक का भी रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उसकी कॉस्ट क्या है? वो होता है हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या होता है वो? इंटरमीडिएट कॉस्ट। सपोज करो जैसे हमने ये 10,000 की जब हमने प्रोडक्शन किया था, रुपीज 10,000 की पर, तो इसके प्रोडक्शन में हमारी जो इंटरमीडिएट कॉस्ट थी, यानी रॉ मटेरियल्स वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट है, फ्यूल है, ठीक है, लोगों की पेमेंट है, वो सारी चीज़ें इसको बनाने में तो की हैं, और वो कॉस्ट है हमारी क्या? 2,000। इसका मतलब 2,000, थोड़ी देर के लिए आप एग्जाम्पल लो, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये है, और माइनस कर देंगे इसमें से क्या? इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो बेसिकली 8,000 जो है वैल्यू एडेड है, ये है वैल्यू एडेड। अब इसमें ये हमारी जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है एंड नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत इजी है, क्योंकि जीडीपी आपने कैलकुलेट कर लिया, जीडीपी आ गया मार्केट प्राइस पे 8,000, जीडीपी से आगे नेशनल इनकम पे जाना बहुत इजी है आप लोगों के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं इतना इजी सब नहीं होता, यहाँ से तो ये मानो न्यूमेरिकल स्टार्ट है, क्योंकि ये तो बहुत इजी सी फिगर है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ले। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना ही आपका वर्क है इस मेथड के, वैल्यू एडेड मेथड के। किस तरीके से? सपोज कीजिए जैसे हमने ये है इस तरीके से लिख दिया, गुड्स सोल्ड टू गवर्नमेंट, किसी भी फर्म में नेम नहीं लिया मैंने यहाँ पे, गुड्स सोल्ड टू गवर्नमेंट रुपीज 5,000, ठीक है, इधर दे दिया सेल्स 15,000, इधर दे दिया एक्सपोर्ट्स 7,000, और सीधा ले लेता हूँ इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट 8,000। कैलकुलेट वैल्यू एडेड, हमें वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन से, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन। तो इसमें देखिए हमें क्या निकालना, पहले हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो
तो अगर कोई गुड किसी फर्म ने गवर्नमेंट को सोल्ड किया या एक फर्म ने किसी दूसरी फर्म को सोल्ड किया तो वो भी क्या है, हमारे आउटपुट की तो वैल्यू है। इसका मतलब ये भी भाई, ये भी तो आउटपुट ही है 5000 रुपीज़ के इक्वल, जो भी गुड सोल्ड की थी। ऊपर से सेल्स दे रखी है 15,000। एक्सपोर्ट्स भी गुड्स एंड सर्विसेज का करते हैं, मतलब जो भी, क्योंकि सर्विसेज भी नॉन मटेरियल गुड्स होती है, ठीक है, सर्विसेज को नॉन मटेरियल गुड्स कंसीडर करते हैं। तो एक्सपोर्ट किया, ये भी आउटपुट को शो करता है। बट इसमें किस तरीके से हमें देखना है, इसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे इसमें सेल्स दे रखी है, क्या दे रखी है, सेल्स दे रखी है। तो सेल्स का तो बताया हुआ है कि जब टोटल सेल्स ही दे रखी है तब इन चीज़ों का मतलब क्या, ये जो हमने अलग से बता रखा है कि किसी फर्म ने गवर्नमेंट को सोल्ड कर दिया 5,000 रुपये का सामान, किसी फर्म ने 7,000 रुपये का सामान क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। क्या ये सेल से अलग है क्या, मतलब एक्सपोर्ट सेल से अलग है क्या, बिल्कुल उसी का तो पार्ट है। जब हम ये बोलते हैं इंडिया की टोटल सेल्स ही है तो एक्सपोर्ट भी तो उसी में ही है, सेल्स में। तो एग्जैक्टली इसमें टोटल सेल्स दे रखी है, हमें ये अलग से हेडिंग है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पहले एग्जाम्पल की बात तो है, एक्सपोर्ट भी इसी में इंक्लूड है और जो गुड सोल्ड टू गवर्नमेंट है वो भी इसी में इंक्लूड है। आप देख लो, वैसे भी 5,000 7,000 12,000 टोटल सेल्स दे रखी 15, इसका मतलब ये 12,000 इसी का है। इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, सीधा 15,000 वैसे क्या कर देंगे, अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में निकालनी है, मतलब वैल्यू एडेड निकालना है, और वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या होगा, इस एग्जांपल में 15,000 माइनस 8,000, 7,000 वैल्यू एडेड है, और वैल्यू एडेड इज इक्वल टू इसके होता है जीडीपी, होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, होता है किस पे, मार्केट प्राइस पे। एक एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में देखिए, सपोज कीजिए इस तरीके से है, सेल्स टू हाउसहोल्ड सेक्टर 10,000 रुपये की, एक्सपोर्ट्स 5,000, ठीक है, सेल्स टू गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दे रखी है, चलो इंटरमीडिएट कॉस्ट का भी लेते हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू है 8,000, और एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल पे एक्सपेंसेस किए 4,000 रुपये के। कैलकुलेट वैल्यू एडेड फ्रॉम दीज इनपुट्स, ठीक है। अब इन इंफॉर्मेशन से क्या कैलकुलेट करना, हमें वैल्यू एडेड। अब इसमें देखिए, इसमें किस तरीके से करेंगे, लिखेंगे वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जो भी है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो अब बताइए वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे इसमें कैलकुलेट करें। तो मैंने तो आपको ये बताया अभी सेल्स प्लस में चेंजेस स्टॉक, अभी तो स्टॉक की कोई बात ही नहीं है, बस सेल्स भी रखा है। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट रहेगा इन तीनों के। इसका मतलब 10,000 प्लस में 5 प्लस में 12, 27,000 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, राइट। कंफ्यूज्ड लिटिल बिट, यार यहाँ तो ऐड नहीं किया, इधर ऐड क्यों किया, क्योंकि बेटा जी मैंने आपको बताया है, अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है, अगर लगता है आपको कि सेल्स दे रखी है टोटल, तब तो ठीक है। अब यहाँ टोटल सेल्स तो है नहीं, ठीक है, यहाँ तो से अब ये कैसे पता चलेगा टोटल सेल्स नहीं है, अलग अलग सेक्टर को दे तो रखी है। फॉर एग्जांपल सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब उन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है, अलग से बता रखा है कि हाउस होल्ड सेक्टर को जो सेल्स है वो रुपीज 10,000 की, एक्सपोर्ट किया है, यानी एक्सपोर्ट उस सेल्स का अलग पार्ट है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि ये हाउस होल्ड सेक्टर को है। हाउस होल्ड अलग है, एक्सपोर्ट तो वो जो बाहर वाले यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को किए, तो इसलिए इसको ऐड करेंगे, सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस में एक्सपोर्ट सेल्स टू गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर अलग अलग सेक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे सेल्स को अलग अलग बता रखा है डिफरेंट सेक्टर्स पे। इस एग्जांपल में केवल सेल्स दे रखा था, ये नहीं बता रखा था किसको। अगर केवल सेल्स दे रखा है, टोटल सेल्स दे रखा है और ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किसको की है वो,
तो हम ये मानते हैं कि वो क्या है, वो हमारा टोटल सेल्स दे रखा है। और जब टोटल सेल्स गिवन होता है तो वो किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसीलिए इसमें तो हमने क्या किया, केवल 15,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इधर क्या किया, इन तीनों को हमने ऐड किया, 27,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट 8,000 और नीचे एक और हेडिंग है हमारी एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल, फ्यूल पे कुछ खर्चे किए। अब आप ये कहोगे, अभी मैंने बताया था कि भाई इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीज़ें हमने लगाई हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हमने किए हैं, बेसिकली उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये एक्सपेंसेस ऑब्वियस सी बात है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर के गिवन है, ये एक्सपेंडिचर दिए हैं, एक्सपेंसेस गिवन है, तो इसका मतलब यार ये भी होना चाहिए किसका पार्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट। बट अगेन उसी तरीके से जब टोटल सेल्स दे दी, टोटल सेल्स दे दी, तो ये जो अलग अलग सेल्स दे रखी है इसी का एक पार्ट है। एग्जैक्टली जब इंटरमीडिएट कॉस्ट ही हमें दे रखी है तो ये जो 4,000 है ना, इसी में ही है, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब है कुछ इस तरीके के जो भी एक्सपेंडिचर थे, ये 4,000 इसी का ही पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, 27,000 माइनस 8,000 करेंगे सीधा, ठीक है। तो 19,000 क्या आ गया हमारा, वैल्यू एडेड आ गया। और वैल्यू एडेड आपको पता है अच्छे से, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इस पे मार्केट प्राइस। एक एग्जांपल ये, ठीक है। फिर देखते हैं और एग्जांपल कि और किस तरीके से इंफॉर्मेशन होती है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एक केस ये हो गया। अब देखिए, अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन है, सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट, कोई फर्म ए है, उसने गवर्नमेंट को सेल्स की है 20,000, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स 30,000, एक्सपोर्ट्स 10,000, expenses on electricity 2,000, expenditure on payment of labor 5,000, expenditure on purchase of a machinery 1 lakh। कैलकुलेट जीडीपी, कैलकुलेट जीडीपी इस तरीके से भी न्यूमेरिकल हो सकता है फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। इसमें कुछ और देखो डिफरेंट करो, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है इस मेथड से, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना, बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट को पहले हमें कैलकुलेट करना होता है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होता है, मैंने बताया है सेल्स के इक्वल। सेल्स देखते हैं, दे रखा है सेल्स के बारे में, तो सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट, कोई ए फर्म है उसने गवर्नमेंट को सेल कर दी कितने रुपए की, 20,000 रुपये से। दूसरी तरफ दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स, और नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपोर्ट्स, जो सेल से रिलेटेड। फिर उसके बाद कुछ एक्सपेंडिचर के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ लेबर, और एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ आ मशीनरी। तो मशीनरी परचेज की उस पर एक्सपेंडिचर दिया है। तो इसमें जीडीपी इज इक्वल टू, जीडीपी मतलब वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, 30,000। अगेन फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें फिर से यार 30,000, क्योंकि अभी तो मैंने ये बताया था कि भाई जब सेल्स अलग अलग स्पेसिफाई किया हो डिफरेंट सेक्टर्स को, तो उनको ऐड करते हैं। अब आपको लग रहा है इसमें सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, सॉरी 30 नहीं, इसमें 40,000 आएगा।
40,000। और ज़्यादा कंफ्यूजन? 40,000 कैसे लिया? देखो इसमें डोमेस्टिक सेल्स का मतलब क्या है? डोमेस्टिक सेल्स का मतलब है हमारी जो डोमेस्टिक ट्रेड की है उसमें जो टोटल सेल्स हुई है, चाहे वो किसी ने किसी को की है, ए ने गवर्नमेंट को की है, बी ने सी फर्म को की है, सी ने किसी और को की है। जहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स गिवन होता है इसका मतलब आपकी जो एंटायर नेशन है डोमेस्टिक टेरिटरी वो उसकी सेल्स के इक्वल और कुछ ऐड करना ही नहीं। ये टोटल गिवन है 30,000, ये 20,000 ना इसी में ही है, इसका मतलब ये है। फिर इसमें 40 कैसे लिखा है? इसमें एक्सपोर्ट ऐड कर दिया। फिर आप ये कहेंगे इसमें एक्सपोर्ट क्यों? कहीं तो कर लेते हैं, कहीं नहीं किया। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा डेफिनेटली, जैसे यहाँ किया इधर नहीं, मतलब इधर भी किया, इससे पहले वाले एग्जांपल में नहीं किया था। अब इसमें एक्सपोर्ट क्यों ऐड होगा? एक्सपोर्ट ऐड इसलिए होगा कि डोमेस्टिक सेल्स ही तो गिवन है, 30,000 डोमेस्टिक सेल्स ही तो है। जो हमने फॉरेन नेशंस को किए वो तो अलग पार्ट है, वो तो डोमेस्टिक सेल्स का पार्ट नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट को इसमें ऐड, क्योंकि एक्सपोर्ट शो करती है कि बाहर के नेशन को, जो बाहर के नेशन को आपने सेल्स किए उसको शो करती है, इसलिए ऐड किया था। 30,000 में 10,000 ऐड होगा, 40,000 है क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर बात रही इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट की, तो इसमें मैंने जानबूझ के इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लिया, ये हेडिंग नहीं ली। तो इसके लिए मैंने बताया था कि भाई जो भी आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है उसको बनाने के लिए जो भी आपने बीच के खर्चे किए हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है? अब 3 एक्सपेंसेस दिए जानबूझ के मैंने, एक्सपेंडिचर दिए 3। अब देखो अगर 1 लाख लें एक मशीनरी परचेज की ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, 40,000 माइनस 1 लाख प्लस में इनको भी करो, ये भी तो खर्चा है, यानी 1,07,000। भाई साहब वैल्यू एडेड कहाँ है ही नहीं, ये तो और आप लॉस में हो, पूरे साल इकोनॉमी आपकी लॉस में रही है, कुछ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो रहा ही नहीं है। रिमेंबर केवल जो इस तरीके के एक्सपेंडिचर है इसमें जो 7,000 रुपये है, ये 7,000 इंटरमीडिएट कॉस्ट है आपकी, नॉट 1 लाख। तो ये हमारा जीडीपी निकल के आया, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ₹33,000 फॉर दिस एग्जांपल। क्वेश्चन ये है, अब ये जो एक्सपेंडिचर है ऑन परचेज ऑफ अ मशीनरी इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो मशीनरी है विल बी यूज ईयर आफ्टर ईयर, ये तो गुड्स के प्रोडक्शन में ईयर आफ्टर ईयर यूज की जाती है, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर क्वेश्चन ये है फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट है क्या आखिर का? इंटरमीडिएट कॉस्ट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे हमने मार्कर बनाया, मार्कर को बनाने के लिए जो मशीन हमने परचेज की वो इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो मशीन कई सालों तक आपके काम आए। इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से भी हेडिंग होती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब केवल ये है कि जितने भी आपने मार्कर बनाए, इन मार्कर को बनाने के लिए मशीन को अलग करो, बिल्डिंग भी बनाई होगी जहाँ पे मशीन रखी वो भी अलग चीज़ है, केवल इसको बनाने में जो एक्सपेंसेस किए, इनको बनाने में जो लेबर की पेमेंट की वो इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट है, इसको बनाने में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल गया वो इसका पार्ट है, ठीक है। इन मार्कर को बनाने में जो भी लेबर की पेमेंट की वो हमारे इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट है। तो ये चीज होती है इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसको बनाने के लिए जो आपने फिक्स्ड एक्सपेंडिचर किए, मतलब तो आगे भी काम आएंगे, वो इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, नहीं होता। यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट हेडिंग मैंने जानबूझ के नहीं दी, तो इन दोनों का जो टोटल है इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कॉस्ट के इक्वल है, तो इसलिए हमने 7,000 इसमें से माइनस किया और वैल्यू एडेड की कैलकुलेशन फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें होती हैं फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड में। अभी मैंने 3 टाइप्स के एग्जांपल आपको दिए हैं इस वीडियो में, तो पहले आप बुक में से इन 3 टाइप्स के ही एग्जांपल को लेके न्यूमेरिकल्स कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में और जो डिफरेंट टाइप के सम है फ्रॉम दिस मेथड विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।